स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एलेक्स बीसीसी लाइव पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सब लोगों को पता है कि इस सीरीज में जो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th से बायो का क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक से। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास अभी दिख रहे हैं उसमें से 50% क्वेश्चन हम लोग मिलके करते हैं आपस में। बाकी के 50% क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होता है, जिसका आंसर ऑलरेडी इसमें दिया होगा, आप उससे मैच कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि आप खुद को जज कर पाओ कि आपका तैयारी किस लेवल पे है, कितना आपको और एफर्ट डालना है। और ये सीरीज डेडिकेटेड है अभी फिलहाल मेनली बीसीसी, जो लोग पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं बीसीसी का बिहार से, उन लोगों के लिए। वो लोग अगर इस सीरीज को देखते हैं, इससे करते हैं, तो 90% क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ बीसीसी में वो जीके टाइप क्वेश्चन होता है, कोई स्पेसिफिक नीट जैसा नहीं होता पूरा एकदम पैराग्राफ जैसा। जीके टाइप क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन जो आप देखेंगे शायद ही आपने कहीं कहीं देखा होगा या सुना होगा, अगर आपने प्रैक्टिस करा होगा नीट के लिए तो वो जीके टाइप की क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो 12th का बोर्ड होता है आपका उसमें। और इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपको बीसीसी के एग्जाम में भी बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर के आपस में जितना संभव हो सकेगा उतना करें। बाकी का चीज़ बाद में देखेंगे, जितना हो पाएगा उतना को अच्छे से कमांड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, एक-एक करके सभी चैप्टर को आप देख सकते हैं। ये 5वाँ है और पार्ट 5 होने वाला है। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th बायो का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन को देखेंगे। अभी 50% क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और 50% हम लोग अभी आपस में मिल करके करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले, जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर। अगर सेम जगह पे हो पर उसका जो एक्सप्रेशन यानी जो वो एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर वो अलग अलग हो, तो ऐसे जीन को क्या कहेंगे? जैसे जीन में मतलब हम लोग देखते हैं ऐसा होता है, एक क्रोमोसोम ऐसे होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ और यहाँ होता है, ठीक? पर इसका जो कैरेक्टर होता है एक तो ए होगा, मान लेते हैं क्योंकि हम लोग समझने के लिए ऐसे ही समझते हैं, और एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो दोनों जो है सेम लोकस पे है, लेकिन दोनों का जो कैरेक्टर एक्सप्रेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग कहते हैं एलील, मल्टीपल एलील ऑफ। यानी जैसे होता है ना एक हाइट के लिए, तो हाइट में स्मॉल भी होगा, उसके बाद जो है सो टॉल भी होगा, पर दोनों आपस में एलील कहलाएंगे। इसका आंसर होगा पहला का एलील। दूसरा का, हाउ मेनी काइंड ऑफ गैमीट विल बी प्रोड्यूस बाय ए। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि आपको पूछा क्या है उस चीज को जो है सो अंडरलाइन कर ले। तो हाउ मेनी काइंड ऑफ गैमीट, दूसरा इस चीज का, तो इसका जो होने वाला है वो दो होगा। यहाँ से तो सिर्फ होमोजेनस गैमीट बनेगा, यहाँ से हेट्रोजीनस, यहाँ से होमोजेनस। तो यहाँ से सिर्फ एक ले लेते हैं मान लो, यहाँ से फिर ये भी बनेगा ये भी बनेगा, और यहाँ से सिर्फ एक बनेगा, ठीक है, इसी वाले से। तो ये और ये क्या हो गया? कैपिटल ए बी सी और कैपिटल ए स्मॉल बी और सी, ठीक है। दो तरीके का बनेगा। इसका आंसर है 2, ऑप्शन नंबर ए। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक डिजीज है जो कि म्यूटेशन से हो जाता है। तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अकरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड आरबीसी। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आरबीसी होता है उसका न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है सिकल सेल एनीमिया के कारण। चौथा है, म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विद, म्यूटेशन किसके कारण हो सकता है? तो पहला तो होता है ऑप्शन में आपका इथाइल होगा। उसके बाद जो म्यूटाजेन, जिसको जो म्यूटेशन कॉज करता है, एक्सरे भी हो सकता है। एक्सरे मतलब हो क्या सकता है, एक्सरे बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो है सो म्यूटेट कर सकता है जीन्स को, क्रोमोसोम को, ठीक है। पांचवा, फिनोमेनन ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग सेंट्रल फेनोटाइप्स। अगर कोई एक जीन अलग अलग कैरेक्टर को, बहुत सारे कैरेक्टर को
कंट्रोल करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्लियोट्रोपिज्म। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, वेरिएशन का क्या सोर्स है? वेरिएशन का सिर्फ सिंपल सा सोर्स है म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा किसी भी जीन में, किसी भी क्रोमोसोम में, तो वेरिएशन कॉज नहीं करेगा जब तक म्यूटेशन नहीं होगा। तो वेरिएशन का सोर्स क्या होना चाहिए? म्यूटेशन। वेरिएशन अकर ड्यूरिंग म्यूसिस ड्यू टू, किस लिए होता है म्यूसिस? ये सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो म्यूसिस होता है उस टाइम पे एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का, और जिसके कारण वेरिएशन होता है। 8वां नंबर है आपका, व्हाट इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल। ये तो सबको पता होगा, आप सब में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि मेंडल है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस नॉट रिकॉग्नाइज, कोई भी पर्सन जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, उनको कौन कौन दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा ऐसा कलर है जो नहीं समझ में आएगा, जिसमें वो कंफ्यूज रहेंगे? उसमें है बी ऑप्शन, रेड और ग्रीन। उनको रेड और ग्रीन पहचानने में दिक्कत होगा, वो इजिली नहीं पहचान सकते रेड और ग्रीन को, जिनको क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर है आपका, मेंडल प्रपोज्ड। मेंडल क्या दिया था, किस चीज को प्रपोज किया था, कौन से ऐसे लॉज थे जिनको उन्होंने बताया था? तो उनका है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद फिर आपका लॉज ऑफ सेग्रीगेशन भी है, लॉज ऑफ डोमिनेंस भी है, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद जो 12 नंबर में है आपका, मेंडल सेलेक्टेड। मेंडल जो है सो किस दिए गए ऑप्शन में से किस पौधे को सेलेक्ट किया था? ये इतने सारे ऑप्शन है, चना, टमाटोज, पीनट्स और गार्डन पी। तो उनका था गार्डन पी। गार्डन पी को उन्होंने सेलेक्ट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें जो है वेरिएशन इजिली देखा जा सकता था। उसके बाद बहुत कम समय लगते थे उसके पेड़ को जो है उगाने में। तो कोई भी जब भी कोई साइंटिस्ट वगैरह या फिर जो लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं, तो हमेशा बहुत कम समय में जो है सो उगने वाले प्लांट चूज करते हैं, या ऐसे इंसेक्ट चूज करते हैं जो बहुत कम समय ले मैच्योर होने में, बड़े होने में, और एक बार में बहुत सारा जो है सो प्रोजेनी हो उसका, ऐसे ऐसे चीजों को चूज करते हैं ताकि जो उनका रिसर्च चल रहा होता है उस पर टाइम ना लगे। 13 नंबर है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज। जो लॉज ऑफ सेग्रीगेशन है उसको और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, लॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है। इसके बाद इन ह्यूमन ब्लड ब्लड ग्रुप ए बी, जो हम लोगों का ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन बीइंग का, उसमें ब्लड ग्रुप ए बी दिए गए ऑप्शन में से किस चीज को कैरी नहीं करता है? उसके पास कौन सा ऐसा बॉडीज नहीं होता, एंटीजन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी है, उनके पास एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, नहीं होता है। इसी के कारण वो किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। यही वो रीजन है, अगर उनके पास या तो ए या फिर बी या फिर दोनों हो, अगर इस तरीके का कोई एंटीबॉडीज होगा और बाहर से हम कोई आपका ब्लड ग्रुप डाल देंगे, तो क्या करेगा? उस ब्लड ग्रुप से जो है सो मैच कर मैच करने के बाद उसके खिलाफ जो है सो एंटीबॉडीज बनाएगा। अगर उसके पास एंटीबॉडीज होगा और फिर क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसी कारण हम लोग ए से, बी से, ओ से, सबसे ले सकते हैं, और इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि बाकी के जितने भी है ए बी को छोड़ करके उनके पास एंटीबॉडीज भी होते हैं, और डोनेट करने वाले के पास एंटीजन होते हैं, तो आपस में रिएक्ट करके जो है सो ब्लड को कोगुलेट कर सकते हैं। ऐसा सीन हो सकता है, लेकिन इनके पास तो एंटीबॉडीज है ही नहीं। तो अगर एंटीबॉडीज नहीं है तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेंगे और इजीली सबसे ब्लड ले सकते हैं, सभी ग्रुप से। 15 नंबर है, सक्सेस ऑफ मेंडल इज। मेंडल का सक्सेस क्या था, कैसे है, क्या है दिए गए ऑप्शन में से? तो मेंडल का सक्सेस, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया
इसी वजह से उनको सक्सेस मिला। ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिसर्च उन्होंने करे, बहुत कुछ बताया उन्होंने, पर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर टाइम अपना या फिर एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही किया था, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को जो है करेक्ट किया गया है। लॉस ऑफ मेलानिन पिगमेंट कॉज फॉर, अगर किसी के बॉडी में, किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में अगर मेलानिन ना हो तो क्या हो सकता है? मेलानिन एक पिगमेंट होता है बॉडी के अंदर, जो पिगमेंट क्या करता है, अ, जैसे सनलाइट हुआ, इन सब चीज़ों से बचाता है हमें, बाहरी एक्सपोज़र जो भी होते हैं, रेडिएशन वगैरह इन सब चीज़ों से बचाता है। एक अगर किसी जगह पे बहुत सारा अचानक से रेडिएशन पड़ जाए तो वहाँ पे डार्क सर्कल हो जाता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं घाव वगैरह हो जाता है तो वो ठीक हो जाने के बाद वहाँ पे एक डार्क सर्कल सा आ जाता है, काला-काला हो जाता है धब्बा सा, और वो वहाँ पे पिगमेंट का एक्युमुलेशन हो जाता है, पिगमेंट जम जाता है। तो यही पूछ रहा है कि अगर बॉडी में पिगमेंट ना हो तो क्या हो सकता है? उस प्रोसेस को तो पहली बात डीप पिगमेंटेशन कहेंगे। पिगमेंट ना होना, उसके कारण आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों की बॉडीज, मतलब जो शरीर होता है बहुत व्हाइट हो जाता है, मतलब एक्सेस व्हाइट हो जाता है। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें हो सकते हैं बॉडी में, फिर बहुत जल्दी आपको रेडिएशन एक्सपोज़र हो सकता है, सनलाइट में जाने से इरिटेशन हो जाएगा, जैसे रेडनेस हो जाएगा बॉडी पे। जेनेटिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल ह्यूमन का जेनेटिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है? या फिर कहाँ से हो सकता है? किस चीज़ को देख कर के जनरली जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये मेल ह्यूमन है? अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे बाय सेक्स क्रोमोसोम। RH positive individual genes may be, RH पॉजिटिव इंडिविजुअल्स जीन्स में भी क्या हो सकते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर, ऑप्शन नंबर सी। कॉजेज ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का कॉज क्या हो सकता है? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर किसी चीज के लिए दो सेट से ज्यादा क्रोमोसोम है तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, और ये म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन का कॉज भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मेंडल वाज बोर्न इन, किस सेंचुरी में मेंडल का जन्म हुआ था? 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, टू जीन्स वेरी क्लोज ऑन अ क्रोमोसोम विल शो, अगर दो जीन बहुत नजदीक हो किसी भी क्रोमोसोम पे तो वो दिए गए ऑप्शन में से क्या शो कर सकते हैं? हाई क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन नंबर बी। अगर बहुत पास है तो उनके पास जो दो जीन अलग अलग है और वो बहुत क्लोज है, तो ज्यादातर क्या कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं, और वो इस चीज का परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा अगर क्लोज है। और अगर कोई चीज दूर दूर पे है तो उसका कांटेक्ट नहीं के बराबर हो सकता है, तो यही जो है ये ऑप्शन कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, फर्स्ट जेनेटिस्ट फादर ऑफ जेनेटिक वाज, तो मेंडल थे। अरे जेनेटिक्स में मेंडल साहब का बहुत बड़ा रोल है। मेंडल सर बहुत बहुत बड़े काम करके गए हैं हम लोगों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेंडल्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन, देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बेसिकली जो है ना, क्या कहते हैं उसको, प्योरिटी, ट्रू ब्रीडिंग, राइट, ट्रू ब्रीडिंग के बेस पे है, प्योरिटी के बेस पे है, पर जो ये क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर उसका डी है, वन पेयर ऑफ कंटेनिंग कैरेक्टर्स डिपेंड ऑन अनदर पेयर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन इंडिविजुअल विथ टू आइडेंटिकल एलील इज, अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास दो आइडेंटिकल एलील है, या फिर ऐसा कह ले कि दो आइडेंटिकल एलील क्या कहलाएगा? होमोजेनस। क्वेश्चन नंबर 25 है, a true hybrid condition is, हाइब्रिड कंडीशन, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हाइब्रिड होता क्या है।
हाइब्रिड का मतलब होता है किसी दो चीज का मिक्सचर के बाद वो जो प्रोडक्ट बनता है तो हाइब्रिड कहलाता है। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन कि एक ट्रू हाइब्रिड कौन सा कहलाएगा, राइट। मान लो हमें एक मीडियम साइज का पेड़ चाहिए, पर हमारे पास जो अवेलेबल है वो एक तो टॉल है एक स्मॉल है, पर हमें चाहिए क्या, मीडियम साइज का। तो हम मीडियम साइज का पेड़ कैसे बनाएंगे, तो जो स्मॉल है और टॉल है उसको क्रॉस करवा देंगे या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, और उसके बाद जो पेड़ होगा हो सकता है वो मीडियम हमारे पास आ जाए। तो टॉल और स्मॉल के मिक्सचर से बना है, ठीक है, तो वो मीडियम साइज हुआ और उसमें दोनों ही कैरेक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो ऑप्शन में, ये इसमें एक में तो दोनों है, एक में सिर्फ स्मॉल है, इसमें सिर्फ स्मॉल है, इसमें भी कैपिटल स्मॉल दोनों है, पर दोनों के कैरेक्टर किस में है, सिर्फ एक ट्रू हाइब्रिड पूछा है जिसमें दोनों के कैरेक्टर शो होने चाहिए, टीटी और आरआर में, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसका मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर, जो मतलब ज्यादातर म्यूटेशंस क्या है, रेसेसिव। अब ये रेसेसिव होने का भी अपना एक अलग ही तरीका है। मान लो जगह जगह पे, हर जगह पे, बात बात पे अगर म्यूटेशन हो गया तो फिर ये डीएनए, जैसे हम लोग पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि डीएनए एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो स्टेबल भी हो, मतलब किसी भी कंडीशन में म्यूटेट ना करे, म्यूटेट होने के लिए लंबा समय ले, अपना जो कैरेक्टर है उसको चेंज करने के लिए लंबा समय ले, है ना, स्टेबल हो, अनस्टेबल ना हो, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो मान लो कोई रेडिएशन पड़ गया, म्यूटेट कर गया, कुछ भी हो गया, बाहरी एक्सपोजर हो गया, म्यूटेट कर गया, फिजिकल कुछ कांटेक्ट हुआ, म्यूटेट कर गया, तो फिर वो भी चीज सही नहीं होता है। तो ज्यादातर म्यूटेशन अगर होता भी है तो रेसेसिव में होता है, यानी जिसका एक्सप्रेशन ही ना हो, जिस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन ही ना हो पाए, ठीक है। तो उस जब भी रेसेसिव का जो है म्यूटेशन होता है, तो जो डोमिनेंट होता है उसको ओवरकम कर देता है, उसके बदले जो है सो उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं होने देता। मान लो एक ए है, एक ए है, राइट, एक ये स्मॉल ए है। अब यहाँ पे कुछ भी करेंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो सिर्फ ए का एक्सप्रेशन होना चाहिए कैरेक्टर, यानी इस ए से मान लो, चलो सिंपल टी टी वाला एग्जांपल लेते हैं, आप सबको पता भी होगा, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो आपको पता होगा कि इससे सिर्फ टॉल हो सकता है, राइट। पर अगर म्यूटेशन होना भी होगा तो इसमें होगा, क्योंकि ये रेसेसिव है। तो इसमें अगर म्यूटेशन होता भी है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इस टी का एक्सप्रेशन तो टॉल ही होगा। इस तरीके का म्यूटेशन ज्यादातर होता है, यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इज म्यूटाजन, म्यूटोन। Genes located on Y chromosomes are sex-linked chromosome। आपको पता होगा कि जो क्रोमोसोम XX एंड XY, फीमेल और मेल, तो ये सब सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे है जीन्स लोकेटेड ऑन Y chromosomes आर सेक्स लिंक्ड जो जीन्स। अ स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेन इज एक्सरे। मैंने बताया था एक्सरे बहुत, मतलब अगर बार बार लगातार किसी को एक्सरे का एक्सपोजर लग रहा है तो उनके बॉडी में म्यूटेट होने का, जीन म्यूटेट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। अब पॉइंट म्यूटेशन इज, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ताल्लुकात पॉइंट म्यूटेशन से, सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी। अब यहीं पे आपका जो है ये खत्म होता है, हम लोग यहीं पे अभी समाप्त करेंगे, बाकी के आपको जो है सो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगभग 60-70 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन के आसपास है इसमें, जो आपको खुद से करना है। बाकी इसके आंसर भी दिए हुए हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके डॉट्स हैं, अगर आप डॉट्स पूछते हैं, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए, आंसर नहीं समझ में आया, तो आप इसको कमेंट कर दे प्लीज।
हम बताएँगे, या फिर जहाँ आपको लगता है कि मेरे साइड से कुछ कहना चाहिए था, बताना चाहिए था, वो मैं नहीं बताया, या फिर कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, तो उस चीज़ को भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम आपस में मिलके कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करवा रहा हूँ और आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम आपस में मिलकर के कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आप कोशिश करें कि जो कुछ भी है सब आप देखिए और समझें, उसके बाद फिर आगे अपना प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें सिलेबस। बहुत समय नज़दीक है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू।